तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो सीटीपी की क्लास को आज हम फिर से कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि डैश यानी कि एक्स स्कूल, बेटा यहाँ पे स्कूल नहीं होगा, स्थूल होगा, ठीक है। तो जब मैं पीडीएफ डाउनलोड करूँगा तो उसे ठीक कर दूंगा, परेशान ना हो आप लोग। डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो आप लोग सबसे पहले गत्यात्मक कौशल समझ लिए कहते किसे हैं। तो किसे कहते हैं, जिसे कोई बच्चा अपने पूरे शरीर से करता है, ठीक है। तो आप लोगों अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप। तो गत्यात्मक कौशल उसे कहते हैं कि जब कोई बच्चा अपने पूरे शरीर से क्या करता है, कोई भी गतिविधि करता है, तो उसे हम गत्यात्मक कौशल कहते हैं। अब आप लोग क्या है, ऑप्शन ढूंढ लीजिए। देखो कह रहा है कि भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना। तो नीचे से शुरू करते हैं। देखो निचोड़े हुए तो केवल हाथों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मैंने भी बताया कि पूरे शरीर का, ये कट गया आपको। देखो आड़ी तिरछी लाइनें खींचे हुए यानी कि पेंसिल को उंगलियों से पकड़ का काम करोगे, यानी कि केवल उंगलियां ही एक्टिव होंगी, ये भी गलत हो गया। पकड़ना यानी कि केवल हाथ से पकड़ना तो हाथ से पकड़ोगे तो केवल हाथ ही एक्टिव होगा, ये भी गलत हो गया। यानी कि भागना, तो जब हम भागते हैं तो हमारा पूरा शरीर क्या हो जाता है, पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है ना, हर एक पार्ट्स काम करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा कि पूरा क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। ओफो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। तो विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। कह रहा है कि शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिकता, ऑब्लिक नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ होगा, ऑब्लिक संपर्क का सिद्धांत या बहिष्कार का सिद्धांत। देखो बहिष्कार का कोई सिद्धांत नहीं होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पेन पकड़ना बाद में सीखते हैं और गिलास पकड़ना पहले सीख लेते हैं, ठीक है। देखो शीर्षगामी सिद्धांत किसे कहते हैं, जैसे हम सिफेलोकॉडल बोलते हैं। सिफेलो का मतलब होता है सिर, कॉडल का मतलब होता है पैर, यानी कि सर से पैर की ओर, ठीक है। तो शीर्षगामी सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि विकास सर से पैर की ओर होता है। अधोगामी सिद्धांत कैसे कहते हैं, जैसे हम प्रॉक्सी मोडिस्टल बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सीमोडिस्टल। अब प्रॉक्सीमोडिस्टल क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। इस विशेष दिशा का वर्णन करता है, यानी कि देखो जो प्रॉक्सिमो, इसका मतलब होता है जहाँ विकास शरीर से, इसमें क्या होता है, विकास जो होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है। बस ये याद रखना है, बाहर की ओर होता है, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। प्रॉक्सिमोडिस्टल का पैटर्न क्या होता है, यानी कि अर्थ होता है कि जहाँ विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और चरम सीमा की ओर बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। जब एक छोटा बच्चा होता है तो खिलौने की तरफ जब वो भागता है तो वो पूरा शरीर को अपना आगे बढ़ाता है यानी कि केंद्र हो गया। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या करता है, हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। जब वो और बड़ा होता है तो हाथ की जगह अब शरीर नहीं, ना हाथ नहीं, उंगलियों से उस चीज़ को पकड़ लेता है। तो वहीं पर यही कह रहा है कि पहले वो गिलास पकड़ती है, उसके बाद पेंसिल, यानी कि पहले पूरे का इस्तेमाल कर रही है, फिर आगे की चीज़ का इस्तेमाल कर रही है। यानी कि अधोगामी सिद्धांत है, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि पहले केंद्र से शुरू होता है ना, पहले केंद्र से पकड़ा, उसके बाद उंगलियों का इस्तेमाल करेगी। यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो होगा अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। देखो कई बार मैं करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और हर बार ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। तो मैंने 2 चीज़ें बताई थी, आप लोगों को फिर से समझ लीजिए। मैंने एक प्राथमिक संस्था बताई थी जिसमें आपको परिवार याद रखना है, ठीक है, और एक द्वितीयक बताई थी। बस 2 चीज़ें याद रखना है। द्वितीयक में क्या बताया था,
स्कूल बताया था, यानी कि विद्यालय। बस इतना याद रखना है। मैंने ये भी बताया था कि परिवार के साथ जो भी जुड़ा होगा वो प्राथमिक में ही आएगा, स्कूल के साथ जो भी जुड़ा होगा वो द्वितीयक में ही आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कह रहे हैं आस पड़ोस और मुद्रक संचार, विद्यालय और कानून, सामाजिक नीति और धर्म, परिवार और पास पड़ोस। देखो इसमें भी हमारा क्या नहीं है, परिवार नहीं है, इसमें भी परिवार नहीं है, इसमें भी परिवार नहीं है। देखो परिवार है यानी कि प्राथमिक संस्था हो गया। मैंने कहा परिवार के साथ कुछ भी जुड़ा हो, एक्सेट्रा कुछ भी जुड़ा हो, वो सारी की सारी हमारी प्राथमिक एजेंसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर, और जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे और तीनों से आएंगे। रचनावादी जितने भी हैं सबसे क्वेश्चन आना है। जीन प्याजे हो गए हमारा, बाइगोस्की और कोलब्रक से कम 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक तर्क रूप से सोच सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि किस चरण में सोच सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक चलती है, ये 0 से 2 वर्ष तक चलती है, ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है, ये 7 से 11 वर्ष तक, और ये 11 से 15 वर्ष तक चलती है। ठीक है, देखो मैं लिखूंगा तो टाइम भी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग सिर्फ सुनते हुए चलें, मुझे नोट करते हुए चलें। देखो संवेदी गामक में क्या क्या आता है। संवेदी गामक में आ जाता है वस्तु स्थायित्व आ जाता है, परावर्ती क्रिया, मूल, प्रवर्त्यात्मक व्यवहार, अनुकरण और इंद्रियों द्वारा सीखना। पूर्व संक्रियात्मक में क्या क्या आता है, अहम केंद्रिकता आ जाती है, अविलोम्यता आ जाता है, संरक्षण का अभाव आ जाता है, केंद्रीकरण, जीवपाद, गिनती, वर्णमाला क्रम की शुरुआत हो जाती है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने वाले में असफल हो जाते हैं। मूल संक्रियात्मक में क्या आ जाता है, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है, इसमें गणितीय संक्रिया यानी कि जोड़ घड़ा भाग आ जाता है, विलोम्यता आ जाता है, संरक्षण, संधारण आ जाता है, विकेंद्रीकरण, क्रम परिपक्व हो जाता है, वर्गीकरण, श्रृंखला, तर्क, तार्किकता की शुरुआत आ जाती है और कार्यकरण भी इसी में ही आता है। अब आ जाओ अमूर्त में। इसमें क्या होता है, परिकल्पनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, औपचारिक चिंतन और तार्किक चिंतन परिपक्व हो जाता है। तो निगमनात्मक तर्क किस में आएगा आपका, जो क्वेश्चन में आपके पूछा है डी में आएगा, यानी कि अमूर्त चिंतन में। आप लोग नोट करते चलें। ठीक है, लिखूंगा देखो लिखने से क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी क्या होगा, बोरिंग लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लंबा है। ठीक है, शुरू करते हैं। कह रहा है 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। ठीक है, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे, पर दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध क्या है, ज़्यादा है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या दर्शाता है। देखो वो ये कहना चाह रहा है कि पहले ये 2 गिलास थे, सॉरी, ठीक है, और इतने चौड़े थे। ठीक है, और इसमें क्या भरा था, दूध भरा था। जब ये दिखाया गया तो उसने कहा कि दोनों में बराबर है। अब क्या करा, एक लंबा गिलास ले लिया और उसमें यही वाला दूध डाल दिया। तो अब वो क्या कह रही है कि इस वाले में गिलास में क्या है, दूध ज़्यादा है। तो बताना है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार, काल्पनिक निगमनात्मक। देखो ये ऐसा कुछ नहीं है। जीववादी का मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं खिलौनों को क्या समझते हैं, खिलौनों को जीवित समझने लगते हैं। और जब बच्चों को खिलौनों को जो है जीवित समझते हैं तो ये किस अवस्था में आ जाता है, ये आपका आ जाता है कौन सी अवस्था है, दूसरी अवस्था में आ जाता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। देखो विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण समझ लो। केंद्रीकरण क्या होता है, किसी वस्तु या घटना को सिर्फ एक संकुचित चिंतन की समस्या का, यानी एक ही तरीके से सोचना केंद्रीकरण कहलाता है। केंद्रीकरण किसे कहते हैं, केवल एक ही तरीके से सोच पा रही है वो। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही समय में एक से अधिक पहलू पर विचार कर लेना। तो वो यही नहीं कर पा रही है, वो एक ही तरीके से सोच पा रही है ना। वो क्या नहीं कर पा रही है, वो विकेंद्रीकरण में कठिनाई कर पा रही है। यानी कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, एक ही समय में किसी वस्तु या विचार को कई पक्षों पर ध्यान देना। अब वही नहीं कर पा रही है वो। आप लोग समझ गए होंगे। तो वो किस में कठिनाई कर रही है, विकेंद्रीकरण में। ठीक है, विकेंद्रीकरण में क्या कर रही है, कठिनाई कर पा रही है। यानी कि वो एक चीज़ को कई तरीके से नहीं सोच पा रही है, वो केवल केंद्रीकरण कर पा रही है, यानी कि एक ही तरीके से सोच पा रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप से नहीं।
लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? देखो कह रहे हैं आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिकता अभिविन्यास। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। देखो पहला वाला ऑप्शन है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ये कब आता है? देखो इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, सॉरी 3 अवस्थाएं होती हैं और 3 की 2-2 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि 6 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो उनमें से पूछ रहा है कि कोहलर की कौन सी अवस्था में ये आएगा। ठीक है, देखो दंड एवं आज्ञा पालन किसमें अभिन्यास आ जाता है? ये दूसरी वाली अवस्था की दूसरी अवस्था होती है, यानी कि बच्चा कहता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिव्यवस्था, यानी कि पिताजी कहते हैं कि शर्मा जी की बेटा जैसा बनूं, लेकिन बच्चा कहता है कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ उस पर क्या जाता है कि कानून एवं व्यवस्था अवस्था उस पर लागू होने लगती है। कैसे लागू हुई? क्योंकि जब पिता चिल्लाएंगे डांटेंगे उसे, तो यहाँ पे कानून एवं व्यवस्था अवस्था हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, अच्छा लड़के अच्छे लड़के, वही बता दिया मैंने। अब सार्वभौमिक नैतिकता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अवस्था क्या होती है? सार्वभौमिक नैतिकता वो होती है जहाँ पे हम बोलते हैं कि परोपकार, यानी कि मैं तो भूखा रह लूँगा चाहे और दूसरे वाले को भूखा रहने नहीं दूंगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। इसी की दूसरी पहली अवस्था है, तीसरी वाली की पहली अवस्था है कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था था, मतलब अपना अपना हित देखना, चोर चोर मौसे भाई, यानी कि तुम मुझे टमाटर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, या तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें टमाटर दूंगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि केवल समाज ही तय नहीं करता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप से नहीं है, व्यक्तिगत रूप की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन है ये आपका। अब क्या कहता है? कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग हिंदी की बजाय अगर इंग्लिश में फोकस थोड़ा सा करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पाड़ का मतलब है इसके फोल्डिंग, आप लोग शब्द इसके फोल्डिंग याद रखें, इसके फोल्डिंग यानी कि समस्या समाधान के दौरान दी गई, वयस्क के द्वारा दी गई अस्थायी एवं शुरुआती सहायता। कैसी? अस्थायी और कैसी सहायता? शुरुआती सहायता, जैसे शुरुआती दौर में बच्चों को उंगली पकड़कर चलाना सिखाना, ये सब क्या होता है? पाड़ के अंदर, यानी कि इसके फोल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो वो यही पूछ रहा है। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। ज़रूरत पड़ने पर संकेत या इशारा देना, यानी कि मदद करना, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। डी वाला भी पढ़ते हैं, बिना चर्चा के साथ जवाब बता देना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी किससे संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। कहता है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? कह रहा है कंटस्ट, देखो मैंने बताया था शब्द कंटस्ट आ जाए गलत हो जाता है। सहयोगात्मक, अभी मैंने बताया आंसर मिल गया होगा। परीक्षा केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। मानकीकृत भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने बताया था कि अभी आप लोगों को सहयोगात्मक अधिगम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या की जाती है? सहायता की जाती है, या तो इसको फोल्डिंग में सहायता दी जाती है शुरुआत में, या ZPD में दी जाती है बीच में। तो सहयोगी किया जाता है, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील कक्षा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और देखो हर बार एक क्वेश्चन प्रगतिशील से आ रहा है। कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ता को किस तरह समझा जाता है? देखो मैंने पहले तो बताया था आप लोगों को, प्रगतिशील कक्षा किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डीवी साहब ने दी थी। उन्होंने इसमें क्या बताया था? उन्होंने क्या बताया था कि इसमें बच्चा क्या होता है? ज्ञान की रचना करता है सक्रिय रूप से। क्या बताया था उन्होंने? इसमें बताया था कि ज्ञान का निर्माण सक्रिय भागीदारी के रूप में अधिगमकर्ताओं को समझा जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है? खुद से ज्ञान का निर्माण करता है, और उस जिससे कि वो क्या होता है? सक्रिय रहता है। ठीक है, और इस शिक्षा में क्या किया जाता है? इस प्रगतिशील कक्षा में किया जाता है बच्चों को रटने पर निर्भर होने की बजाय कैसे सोचना है या कैसे करना है, ये सिखाया जाता है। तो आप देख लो, अब आप लोग ऑप्शन कह रहा है ज्ञान के निष्क्रिय नहीं बताया, सक्रिय बताया। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन हमारे किससे संबंधित है? रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार ये किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है? देखो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन से ही तैयार हो गया कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपका किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि मानसिक
चित्रण एवं परिवर्तन में बहुत कुशल है, यानी कि मानसिक चित्रण यानी कि स्थान की बात कर रहा है, स्थान में वो बहुत कुशल है। ठीक, तो यानी कि स्थानिक बुद्धि हो गई, जिसके लिए स्थान महत्वपूर्ण होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके लिए स्थान महत्वपूर्ण होता है उसमें स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि कोई मूर्तिकार हो गया, मूर्तिकार अगर कोई कार्टून भी बनाता है तो नाक को नाक की जगह पर ही लगाता है, आँख को आँख की जगह पर ही लगाता है। ऐसा क्यों? अगर अलग लगा देगा तो स्थान महत्वपूर्ण कोई रहेगा। तो यानी कि उसमें कौन सी बुद्धि पाई गई? स्थानीय बुद्धि पाई गई। भाषीय बुद्धि मैंने आपको बताया था, जिसके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? जिसके लिए शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो ऐसी ये किस में पाई जाती है? ये जैसे कि कवियों में पाई जाती है ना। और किस में पाई जाती है? जैसे एजेंट में पाई जाती है। आते नहीं आते हैं आपके पास एजेंट, उनको बातों में फंसा लेते हैं और बीमा करवा लेते हैं, है ना। तो शब्दों में माहिर होते हैं। संगीत ही बुद्धि, जिसके लिए सुर ताल, है ना, महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये किस में पाई जाती है? संगीतकार में पाई जाती है। आपको ये है आपका अंतर्व्यक्तिक। देखो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि जो होती है दूसरों के लिए होती है, दूसरे के भावनाओं आप नोट कर लेना, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। दूसरे की भावनाओं, इरादों, क्षमताओं, नज़रिया आदि को समझना, ये क्या कहलाता है? अंतर्व्यक्तिक कहलाता है। एक इसका दूसरा अपोजिट होता है अंतराव्यक्तिक। तो अंतराव्यक्तिक बुद्धि में क्या होता है? उसमें खुद के लिए आता है, यानी कि अपने ही आपकी भावनाओं, इरादों, क्षमताओं, नज़रिया को समझना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।